हेलो एवरीवन दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके क्लास 12th केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर। इसका नेम है आपका डी एंड ए ब्लॉक। अकॉर्डिंग टू देखते हैं अपन की एमपी बोर्ड में इसका क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है और अपने को कितने टाइम में इसको क्या करना है, कवर करने का। तो देखते हैं एमपी बोर्ड की साइड से अपनों ने एक पेज डाउनलोड किया हुआ है इसका। इसके अंदर जो देखिएगा, आपको शायद शो हो रहा होगा ये है आपका पार्ट चैप्टर नंबर 4, है ना। अकॉर्डिंग टू एमपी बोर्ड चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर आपका जो सिलेबस दिया हो, देखो बच्चों, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। ऐसा ऐसा भी होता है कि चीजें बहुत सारी कुछ दी हुई रहती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पॉइंट में है ही नहीं है, लेकिन हम उनको भी क्या करते रहते हैं, पढ़ते चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर आपको चैप्टर कंप्लीट करना है तो उससे पहले उससे एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, आप जिस बोर्ड में भी पढ़ाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस जो है वो क्या क्या दिया हुआ है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है, हमें सबसे फर्स्ट वो डिस्कस करना रहेगा। तो सबसे फर्स्ट डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर जो गिवन है आपको आवर्त सारणी में स्थिति, यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक की आवर्त सारणी में उसकी स्थिति क्या है। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है डी एंड एफ ब्लॉक का क्या होता है। संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, यानी कि उनकी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व ही कहा जाता है। तो संक्रमण तत्वों के नॉर्मल जो उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या क्या होती है। संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व जो है वो कंपाउंड कौन कौन से बनाते हैं, और उन कंपाउंड बनने के बाद बनाने का उसका तरीका क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो कौन कौन से हैं, इनसे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, ये आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। ये तो आपका डी ब्लॉक से रिलेटेड इतना दिया हुआ है, और एफ ब्लॉक से रिलेटेड यहां से स्टार्ट होता है लेंथेनाइट और एक्टिनोइड। लेंथेनोइड क्या होते हैं, एक्टिनोइड्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या होती है, लेंथेनाइट संकुचन क्या होते हैं, और डी एंड ए ब्लॉक में अंतर क्या क्या है। तो वो सारे क्वेश्चंस इसी इन दो पार्ट में ही अपन क्या करेंगे उनको। ऐसा नहीं है कि ओनली डेफिनेशन दी हुई, लेंथेनोइड एक्टिनोइड की डेफिनेशन कर लो सर, इन्होंने तो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड दिया, उन्होंने टॉपिक डाल दिया है लेंथेनोइड, है ना। लेंथेनोइड और एक्टिनोइड से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें अपने को क्या करनी पड़ेगी, डिस्कस करनी पड़ेगी। उसके बाद दिया हुआ है डी एंड ए ब्लॉक तत्वों के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग जो है वो क्या क्या है। ओके, तो ये सारा कुछ सिलेबस दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो 1 घंटे को अपन डेली अगर 1 घंटा अगर कवर करें तो 16 या 17 दिन में चैप्टर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा कवर हो जाता है। उसके बाद रही बात कुछ एमसीक्यूज की, या क्या बोल सकते हैं उनको, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो सारे के सारे इन्हीं में अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है, याद रहे बच्चों, डी एंड ए ब्लॉक। अब डी एंड ए ब्लॉक में से हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, इसका नेम रहेगा आपका डी ब्लॉक, है ना। अब डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, डी ब्लॉक की अगर मैं जनरली बात करूं तो डी ब्लॉक के तत्व जो है वो होते क्या है, पहली बात तो कहाँ होते हैं, आपने देखी होगी पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डी ब्लॉक है वो कहाँ है, देखा जाए मैं बताता हूं आपको, ये आपका डी ब्लॉक नजर आ रहा होगा। तो ये यहां से यहां तक का इसको बोला जाता है कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। देखो बच्चों, बेसिक से कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो आप आराम से पूरी चीज को समझ पाओगे, अदरवाइज क्या होगा कि मिक्सिंग हो जाएगा तो आपको चक्कर पड़ जाएगा। तो यहां से ये आपका पी ब्लॉक, आप स्टार्टिंग से पता ही होगा, इतना तुम 12th क्लास में आ गए आप, है ना। उसके बाद ये वाला आपका डी ब्लॉक 8 9 10 से पढ़ती आ रहे अपन पीरियोडिक टेबल, और एक नीचे और होता है, मैंने अभी फोकस किसको किया है, ओनली ऑन किसको, डी ब्लॉक को, इस वजह से ये साइड में थी, इस वजह से आ गए। और ये वाला आपका आया एफ ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा वाला, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एफ ब्लॉक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट अपने को डिस्कस करना है ये डी ब्लॉक। तो मैंने आपको लोकेशन बता दी कि लोकेशन पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक की लोकेशन जो है वो क्या है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बिल्कुल मध्य में है, याद रहेगा सभी को। तो स्टार्ट करते हैं अपन इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है संक्रमण तत्व। ओके, सो स्लोली स्लोली, पॉइंट टू पॉइंट आराम से समझे। ऐसा नहीं है कि मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा का वैसे आपको याद रखना है, नहीं, ओनली शॉर्ट पॉइंट याद रखिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। सो स्टार्ट नाउ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं।
संक्रमण तत्व की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या बोलेंगे संक्रमण तत्व? सिंपल सी बात, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो कहां जाता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 d उपकोष में जाता है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होगा, जैसे कि ऑर्बिट होता है ना, ये एटम होता है, इस एटम के आसपास जो शेल होते हैं और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं या संक्रमण तत्व जो होते हैं, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो लास्ट वाले कोष को क्या बोलेंगे अपन? m। लास्ट से एक कम मतलब n-1। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होता है या लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जाता है वो जाता है n-1 कोष में, और n-1 कोष के भी किस में जाएगा? n-1 कोष के भी d उपकोष में जाएगा, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? सिंपल सी बात है कि संक्रमण तत्व की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम से एक कोष पूर्व n-1 d उपकोष में प्रवेश करता है। दूसरी बात क्या होता है? दूसरी बात की अगर मैं बात करूं तो जो d उपकोष होता है वो क्या होता है? d उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको, डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होगा। अच्छा, सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है डी ब्लॉक का वो n-1d 1 to 10 और ns 0 to 2 होता है। याद रहे, ये एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत सी बार पूछा गया है कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या होता है। और तो छोटी मोटी बात आप 2-3 पॉइंट याद रख सकते हैं आप। कौन कौन से? और कहा, और क्या याद रखोगे कि इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। कौन से तत्व? इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आवर्त सारणी में कहाँ है ये? आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है? आवर्त सारणी में इनको रखा गया है एस व पी ब्लॉक के, एस व पी ब्लॉक के मध्य जो है इनको क्या हुआ है? रखा हुआ है। ओके। कुल तत्व कितने इसमें? कुल तत्वों की संख्या इसमें कितनी है? कुल तत्वों की संख्या जो होती है वो है 40। ठीक है, तो और बना के बता देता हूं मैं आपको भी। ये आपका डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के अंदर डी ब्लॉक को कितनी सीरीज में डिवाइड किया हुआ है? डी ब्लॉक को 4 सीरीज के अंदर क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर है कि संक्रमण तत्व जो है वो किसे कहते हैं? कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम से एक कोष पूर्व n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, और डी उपकोष क्या होता है? आंशिक रूप से भरा होता है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आप जो है याद रखेंगे। और संक्रमण तत्व इन्हें कहते हैं। आवर्त सारणी में इसकी पोजीशन क्या है और टोटल एलिमेंट जो है वो कितने हैं। ठीक है, अब बात करूं मैं संक्रमण तत्वों की श्रेणियां। अभी अपने देखा ही है कि संक्रमण तत्वों की कितनी श्रेणियां होती है? संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं संक्रमण तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन के उपकोष के आधार पर 4 श्रेणियों में डिवाइड किया हुआ है। अब 4 श्रेणियां जो है वो कौन कौन सी है? इसको बोलते हैं 3D सीरीज या प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी, उसके बाद 3D के बाद आता 4D, इसको क्या बोला जाता है? द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, और लास्ट आएगा कौन सा? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को दोस्तों कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? 4 सीरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। आराम से अगर मैं देखा जाए तो 4 सीरीज के अंदर मैंने आपको बता ही दिया है, इसको बोलते हैं अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी, क्योंकि वहां इतनी सारी स्पेस में आएगा नहीं, छोटी छोटी बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे वो, तो इस वजह से एक नया पेज ही ले लिया। प्रथम संक्रमण श्रेणी। अच्छा, अब प्रथम संक्रमण श्रेणी के बारे में आप जो जो भी पॉइंट जानते हैं वो सारे के सारे पॉइंट लिख दो। प्रथम संक्रमण श्रेणी को क्या बोलते हैं? सर इसे 3D श्रेणी भी कहते हैं। कौन सी श्रेणी? 3D श्रेणी। अच्छा, 3D श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो कहां जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन आर फील्ड 3D सबशेल। लास्ट
इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3D उपकोष में जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है, इस वजह से इसे 3D श्रेणी कहा गया है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है श्रेणी? यह श्रेणी स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से जिंक 30। ठीक है, स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक के तत्वों को इस श्रेणी के अंदर जो है वो रखा गया है। और क्या जानते हो इसके बारे में? बस 4-5 पॉइंट अपन लिख लेंगे। स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक के तत्वों को इस श्रेणी के अंदर रखा गया है। और उसके बाद कुल तत्वों की संख्या, इस श्रेणी के अंदर कुल तत्वों की संख्या बोलो कितनी होगी? 10। अभी बताया था मैंने आपको। कहा ये देखो, स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है? जिंक 30 तक के तत्व। ठीक है, अब तत्व अगर चाहो याद रख सको तो तत्व भी याद रख लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये पॉइंट आपको याद होने ही चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले प्रथम संक्रमण श्रेणी को अपन क्या बोलते हैं? याद रखना बच्चों, प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D कहते हैं। पहला पॉइंट आपने 3D बोला, और 3D सही आपको याद रखना है कि 3D क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन का फील्ड होता है, 3D सबसेल में फील्ड होता है, इस वजह से इसे 3D श्रेणी भी कहते हैं। उसके बाद मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये श्रेणी स्टार्ट कहां से होती है? स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होती है और खत्म कहां पे होती है? जिंक 30। टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 10। और अगर याद रख सको तो याद रखना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ओके, सेम एज इट इज। अगर ये पॉइंट, अगर ये सीक्वेंस पकड़ लिया तो 3D के बाद 4D, 5D और 6D सेम एज इट इज है, कोई भी चेंज नहीं करना है। बस यहां से ये चेंज होगा, कहां से? ये वाला। देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी कहां से स्टार्ट होती है? देखो बच्चों, प्रथम संक्रमण श्रेणी जो स्टार्ट होती है वो स्कैंडियम 21 से स्टार्ट हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है? जिंक। इसी के अंदर बता दो, इस श्रेणी को अपनों ने क्या बोला? 3D श्रेणी। अच्छा बताओ 3D क्यों बोला? क्योंकि इस श्रेणी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो लास्ट कहां जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन उनका 3D में जाएगा। उस बेस पे आपको याद रखना है। अब सेम अगर मैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी की बात करूं तो द्वितीय संक्रमण, इसको 3D बोला तो इसको क्या बोलेंगे? 4D, 3D, 4D, 5D और 6D। अच्छा 4D क्यों बोला सर? 4D कहने का रीजन क्या है? इस श्रेणी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितने भी तत्वों का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का फील्ड होगा 4D में। बराबर बात। सेम एज इट इज अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 5D, इसको 5D क्यों बोला? आपके माइंड में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 5D में। सेम एज इट इज ये का ये 6D क्यों बोला? 6D लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में जाएगा। वेरी गुड। चलो अपन वापस आते हैं अपन 4D, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहां से स्टार्ट होती है? इट्रियम 39, याद रहेगा इसका नाम Y39। नाम क्या है इसका? इट्रियम। मेन बात यही है बेटा, अगर ये पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया तो सारे में हर एक सीरीज का आप 4 से 5 पॉइंट आराम से लिख के आएंगे। इट्रियम 39 से कहां खत्म होती है? कैडमियम 48। आए अपन सेकेंड, वापस वही बात करता हूं मैं। कौन सी वाली? द्वितीय संक्रमण श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी। ठीक है, अच्छा बताओ द्वितीय संक्रमण श्रेणी के बारे में आप क्या जानते हो? अभी मैंने रिपीट करवाया था। बोलो इसको क्या बोलेंगे? 4D श्रेणी। पहली बात तो हो गई। 4D श्रेणी क्यों कहते हैं? सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो कहां जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से? 4D उपकोष में जाता है, इसलिए इसको 4D श्रेणी कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट कहां से होती है? सर ये स्टार्ट होती है Y39 से, कहां तक चलती है? कैडमियम 48। टोटल एलिमेंट कितने हो गए? कुल तत्व इसके अंदर, कुल तत्वों की संख्या बोलो, कुल तत्वों की संख्या कितनी होगी बेटा? 10। पॉइंट सेम टू सेम, आराम से जितना आप शॉर्ट पॉइंट में याद रखेंगे उतना जो है वो क्या रहेगा? बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वही कौन सी वाली? तृतीय संक्रमण श्रेणी। तृतीय संक्रमण श्रेणी। देखो तृतीय संक्रमण श्रेणी को अपन क्या बोलेंगे? सर इसे कौन सी? 5D श्रेणी कहते हैं। अच्छा 5D क्यों कहते हैं? पता चली गया होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फील्ड हो रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन आर फील्ड कहां पे फील्ड होगा? 5D उपकोष में। भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में। कहां से स्टार्ट होती है? लेंथेनम 57 के बाद, लेंथेनम 57 के बाद हाफनियम 72 से कहां तक चलती है? मर्क्यूरी 80। लेंथेनम याद रखना, लेंथेनम La, लेंथेनम 57 के बाद हाफनियम 72 से मर्क्यूरी 80, मरकरी 80 तक के तत्वों को इस सीरीज में रखा गया है। और क्या जानते हैं इसके बारे में? सर कुल तत्वों की संख्या बोलो। 10 10 10 10।
कुल तत्वों की संख्या 10। चाहो तो एक दो पॉइंट और बढ़ा सकता हूँ, मेरे नोट्स के अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है, एक एक लाइन टू लाइन, कट टू कट, है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है। सेम अगर वही बात करूं मैं कौन सी वाली श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, आई थिंक अभी तक तो आपको याद हो गई होगी, है ना। एक अगर ढंग से पढ़ लोगे चारों के चारों प्रॉपर हो जाएगा। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी को कौन सी श्रेणी बोलेंगे बेटा? वेरी गुड, आपने सही सोचा, 6D श्रेणी। 6D क्यों बोला? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आर फील्ड 3D 6D उपकोष में जाता है, इस बेस पे इसे 6D कहा। कुल तत्वों की संख्या बोलो, कुल तत्व कितने हो जाएंगे? कुल तत्व 10, ठीक है। कहां से स्टार्ट होती है? एक्टिनियम 89 के बाद, याद रहे, एक्टिनियम 89 के बाद रदरफोर्डियम 104 से कोपरनीसियम 112 तक के तत्वों को इस श्रेणी के अंदर रखा गया है। अपन देख भी लेते कहां रखा गया है, सर बताओ। ये देखो आराम से, हाँ ये देखो, स्कैंडियम 21, ये जिंक 30, इट्रियम 39, कैडमियम 48, लेंथेनम 57 के बाद हाफनियम 72 से मरकरी 80, एक्टिनियम 89 के बाद रदरफोर्डियम 104 से कोपरनीसियम 112 तक के तत्वों को इस श्रेणी के अंदर रखा गया है। कंप्लीट। तो आपका अभी तक अपनों ने क्या पॉइंट पॉइंट डिस्कस किया? सबसे फर्स्ट संक्रमण तत्व की परिभाषा, उसके बाद संक्रमण तत्वों को अपनों ने क्लासिफिकेशन किया, उनका वर्गीकरण किया, तो हमने देखा कि संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में क्या किया हुआ है, विभाजित किया हुआ है। इसका नाम प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण, 3D 4D 5D और 6D। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करता हूं मैं, संक्रमण तत्वों की जो है वो आएगी आपकी विशेषताएं। संक्रमण तत्वों की विशेषताएं बेटा देखते हैं अपन, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। संक्रमण तत्वों की विशेषताएं, इसका शायद जो है वो स्लाइड बनी हुई होगी। संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। अब संक्रमण तत्वों की विशेषताएं जो है वो क्या क्या है? सबसे पहली बात देखो, मेन विशेषताओं से ही क्वेश्चंस बनेगा, रीजन एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला, संक्रमण तत्व जो है वो कौन से होते हैं? सर ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं? धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात कि सर संक्रमण तत्व जितने भी होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं बेटा। गलनांक क्वथनांक क्या होंगे? उच्च होंगे। तीसरी बात, ये क्या करते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था जो है क्या करते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कौन सी? परिवर्ती। सर मतलब क्या होता है परिवर्ती का? मतलब सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या फिक्स होती है। जैसे ऑक्सीजन की क्या होती है? -2 होती है, तो ये ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेगा। लेकिन संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था बेटा कभी भी फिक्स नहीं होती है। ये कभी +2 शो कर रहे हैं, यानी बोलते हैं ना बिना पेंदे का लोटा, राइट है, कभी इधर शो कर लिया, कभी ये शो कर लिया। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि +2 +3 +4, कभी 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कभी 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कभी 5 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अच्छा सर क्यों करते हैं? हमारे माइंड में ये आया क्यों करते हैं, तो बेटा इसका एक अलग से क्वेश्चन बना हुआ है कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसको अपन आगे सभी का अपन रीजन एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट का, ठीक। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं वो क्या करते हैं? संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। संकुल यौगिक का निर्माण करने का मतलब ये कि एक बड़े बड़े कंपाउंड जो है क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। बड़े यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, संकुल यौगिक के बाद आया संक्रमण तत्व जो है इनके मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। कौन सा? मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं वो क्या करते हैं? मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। और अगर मैं बात करूं मिश्र धातु के अलावा संक्रमण तत्व क्या होते हैं? अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। अंतराकाशी यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, संक्रमण तत्व जो है वो कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब चुंबक को अपनी साइड अट्रैक्ट करने का अनुचुंबकीय गुण क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और चाहो तो कितने लिख सकते हो आप। संक्रमण तत्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। रंगीन आयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो याद हो जाएंगे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट, काफी आराम से, है ना। और इसके अलावा अगर कोई कोई पॉइंट बचा होगा तो मैं ऐड कर दूंगा, काफी है 8 एक पॉइंट तो। संकुल यौगिक निर्माण करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और रंगीन आयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब इन सभी को अपन एक एक पॉइंट से क्या करेंगे, लेके चलेंगे कि ये इसका रीजन एक्सप्लेन करो कि ये ऐसा क्यों। संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक क्वथनांक की डेफिनेशन आपको पता होगा कि इसको पिघालने के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, और उबालने के लिए बॉइलिंग मतलब क्वथनांक, उसको बॉयल करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। ऐसा क्यों, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट आप प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आया कि जो संक्रमण तत्व, मैंने आपको एनसीईआरटी का फोटो ले रखा है कि स्कैंडियम, है ना, जो कौन कौन से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इनका परमाणु क्रमांक भी लिखा हुआ है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, 3D में जा रहा है। 3D में पे एक इलेक्ट्रॉन, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये इस बेस पे इसको डिवाइड। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी को आप सबको पता है कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी को अपने कौन सी श्रेणी बोला, 4D श्रेणी बोला, ठीक है। तृतीय संक्रमण श्रेणी, ये हाँ लेंथेनम, हाफनियम, ये सारे के सारे एलिमेंट इसी के अंदर आ रहे हैं। 5D इसको बोला, सेम एज इट इज किसको बोला, 6D बोला। याद रहेगा मेरे ख्याल से, पूरी पूरी प्रॉपर आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप साथ का साथ याद रखोगे तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि पूरा के पूरे चैप्टर जो है इन उंगलियों के पॉइंट्स पे याद रहेंगे कि हमने इस चैप्टर के बाद, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक पढ़ा, मिक्सिंग होने का कोई चांसेस नहीं होना चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट आया कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये कि संक्रमण तत्व जो है, संक्रमण जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना गया है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं इनको, सॉरी, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व जो है वो क्यों नहीं माना गया। सर अभी तो आपने बताया यहाँ पे कि ये जिंक हो रहा, देखो देखा जाए ये है जिंक, ये है कैडमियम और ये मर्क्यूरी। अभी तो आपने बोला संक्रमण तत्व है ये, फिर अब आप मान क्यों नहीं रहे हो, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, इस बेस पे इसको संक्रमण तत्व में रखा गया है, लेकिन संक्रमण तत्वों की अधिकांश प्रॉपर्टी है शो नहीं करता है। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि संक्रमण तत्व जो है वो, सॉरी, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को जो है वो संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना गया। अच्छा, तो पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि संक्रमण तत्व की रियल डेफिनेशन क्या है। तो संक्रमण तत्व की डेफिनेशन क्या है, पहली बात, लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 में जाना चाहिए, मतलब लास्ट कोश में नहीं जाना चाहिए, लास्ट से एक कोश पहले आना चाहिए, और वो डी क्या होना चाहिए, आंशिक रूप से भरा होना चाहिए। देखते हैं अपन, जिंक 30, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। सर देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 कोश है इसके अंदर, कितने, 1 2 3 4, है ना, कहां से पता चला, ये 4 आ रहा है, लेकिन लास्ट कहां जा रहा है, लास्ट से एक कोश पहला है, तो 4 से एक कम को आ जाएगा 3, और 3 के भी किस में आ रहा है, डी में आ रहा है। लेकिन यहां तक की डेफिनेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन आगे डेफिनेशन क्या बोलती है कि डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होना चाहिए। लेकिन सर देखो यहाँ पे डी क्या है, फुली फिल्डेड, यानी कि पूर्ण पूरित है। डी आंशिक रूप से भरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, डी पूरा भरा हुआ है, तो डी ऑर्बिटल जो है वो क्या है, फुली फिल्डेड है ना। तो यहाँ 3d10 और 4s2, आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर इनका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, फुली फिल्डेड होता है, इस वजह से इन्हें संक्रमण तत्व जो है वो नहीं माना गया। सर ठीक है, जिंक क्या हो गया, अब कैडमियम का बताओ, कैडमियम का क्या होगा, 48, कैडमियम का अगर आउटर मोस्ट सेल का लिखोगे तो यह आएगा 4d10 और 4s2। सर यहाँ पे भी यही कंडीशन हो रही है ना, सॉरी 5s2 4d10, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही पता चल रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है, लेकिन डी क्या है, फुली फिल्डेड है। आप मर्क्यूरी का लिख के देखोगे, मर्क्यूरी 80, मर्क्यूरी का क्या आएगा, 5d10 और 6s2, यहाँ पर भी क्या है, डी ऑर्बिटल क्या है, फुली फिल्डेड।
तो आंसर आपको क्या लिखना है, आपसे बोला जाए कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे कि सर हम जानते हैं कि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम से एक कोश पूर्व n-1 डी उपकोश में आता है, लेकिन जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर यह ज्ञात होता है कि इनके डी कक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णपूरित होते हैं, इस वजह से इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको प्रॉपर कहां मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे है ही है, ये आपकी स्क्रीन पे दिखी गया है, ये जिंक एटॉमिक नंबर क्या है जिंक का, बोलो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखो डी क्या है, डी 10 है, यहाँ पे लिखोगे 48, यहाँ पे भी डी क्या है 10 है, 80 में भी देखो डी क्या है 10 है, इस वजह से संक्रमण तत्व नहीं माना गया। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, आप आपसे बोला जाए संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना गया, तो आंसर लिख लोगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप किस आधार पर कह सकते हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी का बुक का ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम 21 एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं। अगर आपने अभी अगर कॉन्सेप्ट सही पढ़ा होगा तो आराम से इसका आंसर देंगे। आपसे बोला जाए कि स्कैंडियम, ये बोल रहा है कि स्कैंडियम 21 जो है एक संक्रमण तत्व है लेकिन जिंक नहीं। देखो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21 हो गया। सर ये तो डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि सर लास्ट इलेक्ट्रॉन का आना चाहिए, लास्ट से एक कोश पहले आना चाहिए, ये 4 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, उसके भी किस में आना चाहिए, डी में आना चाहिए, बिल्कुल सर डी में आ रहा है, और डी क्या होना चाहिए, आंशिक रूप से भरा होता है, तो ये आंशिक रूप से भरा होगा, 1 से 9 तक आंशिक रूप से होगा, जब पूरा भर जाएगा तो उसको पूर्णपूरित बोलेंगे। तो इसको तो हम संक्रमण तत्व मानते हैं, लेकिन जिंक को क्यों नहीं मानते बेटा, क्योंकि जिंक का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 3d में जा रहा है, एक कोश पहले डी में जा रहा है, डी लेकिन डी क्या है, पूर्णपूरित। तो आंसर क्या लिखेंगे कि सर जिंक जो है वो स्कैंडियम को हम संक्रमण तत्व तो इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट से एक कोश पूर्व आता है, एक कोश पूर्व आने के बाद भी वो डी में आता है, वो डी क्या होता है, आंशिक रूप से भरा होता है, लेकिन जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर यह पता चलता है कि इनका डी कक्षक क्या होता है, पूर्णपूरित होता है, इस वजह से इसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ठीक है, सो इसी कंडीशन में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, हम डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो है वो सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में डी पूरा भरा होता है, आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है। यहाँ पे भी फिर कॉन्सेप्ट नया चेंज हुआ, क्या बोला इसने कि सर सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, आपने बोला कि सर डी पूरा भरा हुआ है तो इसको संक्रमण तत्व नहीं मानते, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट वापस इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कोई टीचर इस लेवल तक लेके ही नहीं जाएगा बेटा, है? लेकिन अब वापस अपने क्वेश्चंस पे क्रॉस क्वेश्चन ये हुआ कि डी कक्षक, सर आपने बोला है कि डी कक्षक पूरा भरा होगा तो हम उसको संक्रमण तत्व नहीं मानेंगे, लेकिन सर सिल्वर में हमने देखा कि सिल्वर में D10 है, सिल्वर का D10 है, फिर आप इसको किस बेस पे संक्रमण तत्व मानते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको डिस्कस करेंगे, सो आराम से कोशिश करें इसको आप सोल्व करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन कब, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सावधान रहे और सतर्क रहे।